अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस इज़ अ जनरल सेंस होती है, रेफर्स टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होती है, बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, मतलब हमारी जैसे अब हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में हमारी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, तब it is the body's attempt to maintain a constant internal environment। मतलब हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट हो वो कांस्टेंट हो, वो मेंटेन हो। फिर अगले पॉइंट में क्या कहते हैं कि मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट एज कंडीशंस चेंज। जैसे जैसे हमारी कंडीशंस चेंज होंगी इन्वायरमेंट में या बॉडी में भी थोड़ी बहुत इंटरनल चेंजेस आ रही हैं तो हमारी जो बॉडी है ना वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होगी और एडजस्ट करेगी उन चेंजेस को, और जो हमारी इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करेगी। ठीक है, द एडजस्टिंग ऑफ अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम विद इन द बॉडी इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस रेगुलेशन। ठीक है जी, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में एडजस्टमेंट करना क्या होता है कि हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम में एडजस्टमेंट करना या उसको एडजस्ट करना क्या होता है, होम्योस्टेसिस होता है। मेन इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंटरनली बैलेंस करना। ठीक है, कि हमारी बॉडी को इंटरनली बैलेंस में रखना, इक्विलिब्रियम में रखना। फिर मैकेनिज्म्स ऑफ होम्योस्टेसिस रेगुलेशंस में क्या आ जाता है कि होम्योस्टेसिस रेगुलेशंस इन्वॉल्व 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है और अफेक्टर होता है। अब रिसेप्टर जैसे कि पता चल रहा है नाम से कि रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को। कुछ भी जो इन्वायरमेंट में होगी, मतलब जो भी इन्वायरमेंट में कोई सी भी जो चीज़ है वो चेंज हो रही है। ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई सी भी चेंजेस आ रही है उसको रिसेप्टर जो है वो रिसीव करेगा। ठीक है, अब हमारे पास आती है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, जो रिसीव की हुई इंफॉर्मेशन होती है ना उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, और फिर उसको जो है ना प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को आगे देता है अफेक्टर को। ठीक है, अफेक्टर क्या होता है, अफेक्टर जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, कि हम लोग क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो भी हमारी कंट्रोल सेंटर की मतलब जो भी कमांड्स थी ना जो हमें कंट्रोल सेंटर ने दी थी। ठीक है, उसमें हम कैसे अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी भी एक स्टिमुलस पे। ठीक है, दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली वर्क्स टू रीस्टोर मॉनिटर द होम्योस्टेसिस। ये ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है, मतलब हमारे पास स्टिमुलस होता है, उससे कोई उसको हम लोग रिसीव करते हैं। ठीक है, फिर उस पर कंट्रोल सेंटर जो होता है वो अपना काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, और अफेक्टर जो होता है हमारा उससे कोई रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली वर्क है जो रिस्टोर करता है और मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को, मतलब बैलेंस को हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर देयर आर द टेम्परेचर रिसेप्टर्स इन द स्किन which communicate the information to the brain, which is the control center, and the effector is our blood vessels and sweat glands in our brains। अब जब हम लोग रेगुलेट करें ना बॉडी टेम्परेचर को तो टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में जो कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को ब्रेन को। ठीक है, स्किन में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन। ठीक है, विच इज़ अ कंट्रोल सेंटर। जो ब्रेन है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है। एंड द अफेक्टर, अफेक्टर जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं और स्वीट ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस। टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस में क्या आ जाता है कि थर्मो रेगुलेशन आ जाती है। व्हेन यू थिंक अबाउट द होम्योस्टेसिस, जब हम लोग सोचते हैं होम्योस्टेसिस के बारे में, टेम्परेचर माइट कम्स टू अवर माइंड। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि टेम्परेचर की बात हो रही होगी कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना है हमारी बॉडी में। ये बहुत थर्मो जो रेगुलेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑब्वियस है होम्योस्टेसिस सिस्टम के लिए ना, क्योंकि रेगुलेट करना होता है हमें बॉडी के टेम्परेचर को। तो सिंपल सी बात है कि रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशंस। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन स्ट्राइव्स टू मेंटेन द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स इन द बॉडी। अब ये क्या करता है, ये मेंटेन करते हैं कि राइट अमाउंट ऑफ वाटर हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो इनसाइड हमारी सेल के अंदर और बाहर हमारी बॉडी में। ठीक है, द बैलेंस ऑफ द सॉल्ट एंड द वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल।
जो बैलेंस होता है सॉल्ट एंड वाटर, जो भी बैलेंस होगा सॉल्ट एंड वाटर का हमारी मेम्ब्रेन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ऑस्मोसिस विच एक्सप्लेन्स द नेम ऑस्मो रेगुलेशंस। जैसे अब ऑस्मोसिस जो होता है वो एक्सप्लेन करता है द नेम ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशंस को। इन दिस प्रोसेस द किडनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द रीड ऑफ द एक्सेस फ्लूइड्स वेस्ट और द इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। ऑस्मोसिस जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। किडनी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सेसिव फ्लूइड और वेस्ट को और इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी से निकालने की या गेटिंग रीड ऑफ एनी एक्सेसिव, उन सब को रिमूव करने के लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। केमिकल रेगुलेशन, योर बॉडी रेगुलेट अदर केमिकल मैकेनिज्म्स एज वेल एज टू कीप द सिस्टम्स इन अ बैलेंस। अब केमिकल रेगुलेशन में क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो रेगुलेट करती है केमिकल्स मैकेनिज़म्स को, जो और केमिकल मैकेनिज़म्स है ना, इन 3-4 चीज़ों के अलावा और भी मैकेनिज़म्स को रेगुलेट करती है दूसरे केमिकल मैकेनिज़म्स को भी, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में रहे। ये जो केमिकल मैकेनिज़्म होते हैं ना, ये लोग यूज़ करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है, एज अ केमिकल सिग्नल के तौर पे हार्मोन्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है जी? हाइपोथैलेमस जो है वो स्ट्रक्चर होता है डीप इन योर ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन में बना हुआ होता है। एक्ट्स एज बॉडी स्मार्ट्स कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब ये एक्ट क्या करता है कि ये बॉडीज़ का मतलब स्मार्ट कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है स्मार्ट वे में और कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू कीप्स योर बॉडी इन द स्टेबल स्टेट कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसका जो सबसे मेन फंक्शन है ना हाइपोथैलेमस का, वो ये है कि हमारी बॉडी को स्टेबल स्टेट में रखे। इट डज इट्स जॉब बाय डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और बाय मैनेजिंग हार्मोन्स। ये अपनी जॉब जो करता है ना, मतलब वो अपना काम जो कर रहा है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के साथ, और साथ ही साथ ये मैनेज करता है हमारे हार्मोन्स को, ठीक है। फिर मैनी कंडीशंस डैमेज कर सकती हैं हमारे हाइपोथैलेमस को, और जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद है ना, हाउ डज द हाइपोथैलेमस इंटरेक्ट विद द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस कैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ है ना इंटरेक्ट करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो हमारे हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लॉब्स, इसमें 2 लॉब्स होते हैं। इस एक को कहते हैं एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। हाइपोथैलेमस होता है ना वो कनेक्टेड होता है और कम्युनिकेट करता है एंटीरियर लॉब के साथ, ठीक है, थ्रू द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के ज़रिए से वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना उसके साथ एंटीरियर लोब के साथ कनेक्ट होता है और उसके साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। इट्स कम्युनिकेट विद पोस्टीरियर लोब्स बाय टिश्यूज़। ये कम्युनिकेट भी कर रहा होता है पोस्टीरियर लोब के साथ। किस तरह से कर रहा था? ऊपर तो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के साथ कर रहा था ना, लेकिन अब ये टिश्यूज़ के ज़रिए हमारी पोस्टीरियर लोब्स के साथ कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी स्टॉक, ठीक है। Your hypothalamus sends the signals in the form of a releasing hormone to tell the anterior and posterior pituitary when to release its hormone। अब ना हाइपोथैलेमस जो होता है वो सेंड करता है सिग्नल्स को हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। किस तरह से सेंड करता है? हार्मोन्स को रिलीज़ करके फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है या सिग्नल्स को सेंड करता है, ठीक है। उनको बताता है कि कब उस जो पोस्टीरियर और इंटीरियर है उन्होंने अपने हार्मोन्स को कब रिलीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आती है बारी हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है ना मेक्स मतलब बनाता है 2 हार्मोन्स को और उनको स्टोर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। व्हेन दीज हार्मोन्स आर नीडेड, जब भी उसे ज़रूरत होती है इन 2 हार्मोन्स की, तो वो हाइपोथैलेमस जो होता है ना वो सेंड करता है सिग्नल्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। और उसके बाद वो ना उसको कहता है कि वो रिलीज़ कर दे जो हमारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनको ब्लड स्ट्रीम्स में। दीज 2 हार्मोन्स आर, जो ये 2 हार्मोन्स होते हैं वो ऑक्सीटोसाइन होते हैं। ऑक्सीटोसाइंस क्या होता है कि ये बर्थ असिस्ट इन द बर्थिंग प्रोसेस, और दूसरा है लैक्टेशन, ठीक है। उसके बाद होती है बारी हमारे वैसोप्रेसिन। दूसरा जो हमारा हार्मोन है वो क्या है? वैसोप्रेसिन है। और ये हार्मोन जो होता है वो इसको हम ADH भी कहते हैं।
अल्ट्रेशन ऑफ होम्योस्टेसिस, इसमें क्या आ जाता है कि इन एडिशन टू द इंटरनल कंडीशन मैकेनिज्म, अब हमारे जैसे जैसे इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज़म्स होते हैं ना, उसी तरह एक्सटर्नल भी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल होता है, हमारी चॉइसेस होती हैं, हमारी इन्वायरमेंट का एक्सपोजर जो होता है ना, वो सब हमारी बॉडीज़ की एबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और मेंटेन करता है हमारी सेलुलर हेल्थ को, ठीक है। न्यूट्रिशंस, अब जो हमारी डाइट होगी वो भी हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, सही है। फिर ये अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी, और अगर हम लोग हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है उसकी वजह से हमें और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, से। फिर उसके बाद आती है बारी टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस दैट इंटरफेयर विद द सेलुलर फंक्शंस, कोई भी सब्सटेंसेस जो इंटरफेयर कर रहे होते हैं हमारे सेल्स के फंक्शंस के साथ, इंटरफेयर, कोई भी सब्सटेंस है जो हमारे सेल्स के फंक्शंस के साथ इंटरफेयर कर रहा है, वो कॉज कर देता है कि सेलुलर मेल फंक्शंस, ठीक है, हमारे सेल्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। दिस इज़ डन थ्रू द वेराइटीज़ ऑफ द वेज, ये बहुत से तरीक़ों से हो सकता है। केमिकल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, बाइट्स हो सकते हैं, ये सब जो होते हैं वो मेल फंक्शंस कर रहे होते हैं हमारे सेलुलर। इसके एक एग्जाम्पल है, जैसे हम लोगों ने ड्रग का ओवरडोज कर लिया, सही है, कोई भी पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रग ले ली है, ठीक है, द साइंस बिगिंस टू वेवर, ठीक है, या तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा या तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो उसके वाइटल साइंस होंगे ना वो कॉज करेंगे प्रॉब्लम्स को, मतलब बहुत सी, जाहिर है ड्रग्स की बहुत ज़्यादा इंटेक हो गई है तो वो डैमेज तो करेंगे, तो वो कोमा भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। अब उसके बाद आती है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या आ जाता है हमारी, कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, और दोनों मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग इन्हें ना, दोनों ज़रूरी होते हैं। हमारी जो थॉट्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, वो केमिकल चेंजेस कर रही होती हैं, ठीक है, या तो वो हमारी थॉट्स अगर पॉजिटिव होंगी तो वो बेटरमेंट लाएंगी और वो बेटर मतलब करेंगी। ये थॉट्स और जो इमोशंस वो अच्छे नहीं हैं तो फिर वो स्ट्रेस में है, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा, तो वो वर्स कर देंगे हमारी कंडीशन को, ठीक है। फिज़िकल में क्या आ जाता है? फिज़िकल मेंटेनेंस इज़ एसेंशियल, वो ज़रूरी है हमारी सेल्स के लिए और बॉडीज़ के लिए। ये इस बात सबको पता है कि फ़िज़िकली मतलब फ़िज़िकल मेंटेनेंस कितनी ज़रूरी होती है हमारी ओवरऑल भी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। तो हमारी सेल्स और बॉडी के लिए भी फ़िज़िकल मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। हमें रेस्ट करना चाहिए, सनलाइट मतलब रोशनी में भी रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम ये सारी जो एग्जांपल्स हैं फिज़िकल मैकेनिज़म्स की, जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे होम्योस्टेसिस को, ठीक है। फिर लैक ऑफ स्लीप जो होगी, अगर हमें सही से सो नहीं रहे हैं तो हमें क्या हो, इरेगुलर कार्डियक रिदम्स हो जाएंगे, हम फटीग थके थके रहेंगे, हमें एंजाइटी होगी, हेडेक होगा, ठीक है, हमारे सर में दर्द होगा, हम थके थके होंगे, इरिटेट होंगे और चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सब चेंजेस आएगी अगर हमारी नींद नहीं पूरी हुई। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।